हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर का पार्ट नंबर दूसरा करेंगे। जो कि मैंने आपसे कहा था कि संडे को मॉडल पेपर कराया जाएगा। और थोड़ा मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से थोड़ा लेट मॉडल पेपर दे पा रहा हूँ। तो मैं आपको दिन में दे दिया होता है, मैं सुबह नेट नहीं चल रहा था, जिस वजह से मैंने अभी रिकॉर्डिंग करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल शुरू करते हैं और उसको एकदम सीरियस पेपर के जैसे ही लेके चलिएगा कि जैसा आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और पेपर आप दे रहे हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बाह्य दहन एक प्रकार का इंजन नहीं है, यानी एक्सटर्नल कंबशन इज नॉट ए टाइप ऑफ इंजन। स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन या नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स, भाप का इंजन एक्सटर्नल होता है, टरबाइन इंजन एक्सटर्नल होता है, लेकिन डीजल इंजन इंटरनल होता है। आईसी इसको बोलते हैं, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर दहन इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना। ये एक्सटर्नल नहीं है, ये एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टीडीसी से सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर पिस्टन चलता है। द पिस्टन इन द सिलेंडर रन्स एट द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक फ्रॉम टीडीसी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी। तो राइट आंसर होगा हमारा बीडीसी। और इसका फुल फॉर्म क्या थी? टीडीसी का मतलब होता है टॉप टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड, जो फ्यूल है इसको यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित कौन करता है? पिस्टन या कैम शाफ्ट? इसका राइट आंसर होगा आपका पिस्टन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। तो क्या आता है सक्शन स्ट्रोक के समय? पेट्रोल आता है या हवा आता है या इन दोनों मिश्रण आता है? इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो पेट्रोल सक्शन स्ट्रोक होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसमें क्या होता है? पेट्रोल और हवा का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और एक जो मेन डिफरेंस है पेट्रोल डीजल इंजन में, वो यही था कि पेट्रोल में स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्लच कवर डैश के साथ बोल्ट किया जाता है। तो क्लच कवर किसके साथ बोल्ट रहता है? तो आप जाहिर सी बात है, क्लच कवर है तो किसके साथ बोल्ट होगा? इंजन के साथ ही बोल्ट होगा। राइट आंसर होगा हमारा इंजन ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो फ्रेंड्स, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में टोटल 217 धाराओं के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा 217, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 में किसका उल्लेख किया गया है? मोटरयान, परमिट, गति सीमा या लाइसेंस? तो फ्रेंड्स, मोटर वाहन अधिनियम की जो धारा है 112 यानी आर्टिकल नंबर 112 है, इसमें बताया गया स्पीड लिमिट के बारे में, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? तो फ्रेंड्स, भारत में शराब पीकर जो अभी जो एक अमेंडमेंट आया था 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स कैन बी पनिशमेंट फॉर बी ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल वाइल इंटॉक्सिकेटेड? यानी अगर आपने कोई नशीली पदार्थ का सेवन कर रखा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, उसका पकड़ा अगर आप जाते हैं तो आपको कितने महीने सजा हो सकती है? तो कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, BS6 मानकों के पेट्रोल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फेट उत्सर्जित होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं BS4 में और BS6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर BS4 की मैं बात करूँ आपसे पहले, तो उसमें जो ये था सल्फेट के जो मिलीग्राम मात्रा थी वो 50 थी, लेकिन BS6 में सीधे 10 हो गई। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजक स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो फ्रेंड, अभी देखिए ना, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जो भारत मंडपम के बाहर प्रतिमा स्थापित करी गई थी वो थी नटराज की, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, पहली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली कौन बनी है? वो बनी है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सेकेंड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान, गायत्री उद्यान, अशोका उद्यान, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? उसका नाम बदल कर दिया गया अमृत उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती? सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, फाफ डुप्लेसिस या विराट कोहली? तो आई थिंक ये जो क्रिकेट के फैंस होंगे उनको उसका आंसर पता ही होगा। किसने जीता है? सुमन गिल ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आप फ्रेंड्स में लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, इसका मिलान करना है आपको। सोमनाथ मेला, सूरजकुंड मेला, बाणेश्वर मेला और चंपाकुलम नावरेज।
ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो फ्रेंड जो सोमनाथ मेला है सब जानते हैं गुजरात में लगता है। ये कहाँ लगता है आपके? गुजरात में। सूरजकुंड मेला बहुत ही फेमस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, मैंने पढ़ाया भी है। सूरजकुंड मेला है हरियाणा का। बाड़ेश्वर मेला कहाँ का है? ये लगता है राजस्थान में। और जो बोट रेस होती है वो तो आप जानते ही हैं केरल में ही होती है। तो ये हो गया, यानी पहले में ए में आएगा आपका दो। ए में दो वाला ऑप्शन या तो तीन हो गए तो चार हो गए, नहीं ये तो नहीं होंगे अब। बी में आएगा पहला, तो बी में पहला वाला ऑप्शन थर्ड है। तो आपको आंसर ऐसे ही देखते पता लग गया आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे गए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे चार क्वेश्चन आपके तैयार होगा। सोमनाथ मेला, सूरजकुंड मेला, बाणेश्वर मेला, चंपाकुलम, नाव रेस। अगर आपसे एग्जाम में इंडिविजुअली पूछेगा तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिड एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1861 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर है वो है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम गलाने के संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो हैं, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एनसीएल भी क्या है, एक टाइप का मिनरल्स डिपार्टमेंट ही है। तो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो ये आपकी स्थिति है सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स पोस्ट लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी वो ये श्रम प्रतिबंध। तो ये आर्टिकल 23 में कहा गया, अनुच्छेद 23 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी, इसके बारे में उसकी बात करी गई। आर्टिकल 21 सब जानती हैं, जीने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? फ्रेंड बस्तर दशहरा बहुत ही फेमस दशहरा है, और मैं खुद यहाँ घूमना चाहता हूँ कि अगर किस्मत में रहा तो ज़रूर घूमूंगा यहाँ पे मैं। इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। और आप में से कितने लोग अगर कोई बस्तर दशहरा गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताया कि आपने बस्तर दशहरा देखा है कि नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, नल्लामाला या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो है आपका कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, द टर्म टैकल पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ। टैकल पॉइंट शब्द का प्रयोग यानी इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। कबड्डी में, हॉकी में, फुटबॉल में या बेसबॉल में? तो फ्रेंड जब भी टैकल पॉइंट की आपसे बात करेगा, टैकल करना यानी किस में टैकल करते हैं? कबड्डी में हम करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड जो मनसबदारी प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वो की थी आपकी अकबर ने, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का संकेंद्रण सर्वाधिक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? आपके हैं छोटा नागपुर पठार पे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? मीथेन, हाइड्रोजन, सीएनजी या रसोई गैस? तो फ्रेंड बायोगैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर आ गया कर्मा, ये नृत्य के बारे में। कर्मा नृत्य, चैत्रोल नृत्य, लोहड़ी और बातुकुम्मा ये फेस्टिवल कहाँ का मनाए जाते हैं? तो फ्रेंड कर्मा मैंने को पहले पढ़ाया भी था, ये झारखंड में मनाया जाता है, यानी ए में पहला आएगा। बातुकुम्मा मैंने को पढ़ाया था तो ये 3 में आएगा। लोहड़ी का एक बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब में आएगा। चैत्रोल जैसे बच्चे ये बच्चे तो हिमाचल प्रदेश में ही आएगा। और रिसेंटली क्वेश्चन अभी आया था एसएससी के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आया था, ये मैंने वहीं से उठाया क्योंकि एसएससी एग्जाम टीचर्स की कराता है और आपको पेपर टीचर्स ही कराएगा, ठीक है। तो टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए अगर आप में इसको इतने भी आकर आपको 2 आंसर ही पता होते ना तब भी आप इस क्वेश्चन कर सकते थे। और लोहड़ी तो सब जानते हैं, लोहड़ी पंजाब की लोहड़ी तो हर बंदा जानता है, तो ये क्वेश्चन तो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ए में तो 1 आएगा, बी में 2 आएगा, सी में 4 आएगा और डी में 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अब।
इफ ए मैन परचेज आलमंड एट 320 रुपीज पर केजी एंड सेल इट एट 6 रुपीज पर 25 ग्राम, देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। यानी एक व्यक्ति ने 320 रुपये में 1 किलो बादाम खरीदे। सिंपल साहब ये फंडा समझिए, क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके चलिए इस क्वेश्चन को, कि आपने 320 रुपये में 1 किलो बादाम खरीदे मार्केट से। अब आपने बेचा क्या, आपने 25 ग्राम बादाम 6 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? अब आप खुद सोचिए, 25 ग्राम की बात कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन देखने में कठिन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में, लेकिन आप उसको करते कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में? देखिए 6 रुपये 25 ग्राम बेच रहा है ना, यानी 320 रुपये का 1 किलो लाया, यानी 100 ग्राम कितने का होगा? अगर 1000 ग्राम का रेट 320 है, तो 100 ग्राम का पर रेट निकाल लो, कितना होगा? 32 रुपीज़। अब 25 ग्राम का रेट कितना होगा इसका, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इसको भी डिवाइड बाई 4 कर दो, 8 रुपये। यानी आपने बादाम खरीदा 25 ग्राम 8 रुपये का, लेकिन आप बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो आपको हानि हो रही है। बस सवाल आपका यही सॉल्व हो गया, बस आपको यही सवाल करना था। 25 ग्राम का रेट आपको निकालना था, कॉस्टिंग प्राइस। 25 ग्राम कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8 रुपीज़, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है? 6 रुपीज़, यानी आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर तो लॉस ही होना है, यानी प्रॉफिट वाला आंसर तो उसका होगा ही नहीं, हमको लॉस ही हो रहा है हमको। तो अब हम देख लेते हैं, 8 रुपये का सामान को हम 6 में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा? 2 रुपये का लॉस होगा हमको। कितने पे? 8 रुपये पे, इंटू 100, तो 2 चौके 8, और ये हो गया 25, यानी 25% का हमको लॉस हो रहा है इस व्यापार में। तो राइट आंसर होगा हमारा 25% लॉस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप कहेंगे ये 8 क्यों आया नीचे? तो 8 हमारा बेस प्राइस था, जो भी हमारा बेस प्राइस होता है, यानी 8 रुपये में हमने खरीदा था और 6 रुपये में हमने बेचा, तो अंतर आया 2 रुपये का। ये 2 रुपये का जो आया है वो डिफरेंस आया। 25 ग्राम बादाम हमने 8 रुपये में खरीदे और 25 ग्राम बादाम हमने 6 रुपये बेचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिफरेंस आया 2 रुपये का। कितने पे? 8 रुपये पे, क्योंकि 8 रुपये में लाए थे खरीद के, इंटू 100% के लिए आपका आंसर आ गया 25%। बस इस सवाल में यही था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज 8% हो तो फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है, तो 5 और बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन दिखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। आप अपनों पर लेके जाइए। आप एक कोई व्यक्ति हैं, कोई लड़का हो मेरी इसमें, मैं मान लो यस ले लेता हूँ, कोई यस नाम का कोई अगर सब्सक्राइबर है मेरे इसमें, इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, ठीक है। इसने सोचा भाई खर्चा करने से अच्छा है मैं भी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कुछ तो ब्याज मिलेगा मेरे को, मेरे काम आएगा। अच्छा समझदार व्यक्ति है। बैंक में गया, तो हुआ क्या, जब ये पहले साल इसको ब्याज दिया बैंक ने 8% का, लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, सडनली अगले साल बैंक ने 4% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब बैंक ने इसको ऑफर दिया कि आप इस पैसे जमा रखे रहिए, हम हर साल आपका 4% इंक्रीमेंट करते रहेंगे, किसमें? इंटरेस्ट में। यानी उसने पहले साल 8% का ब्याज दिया, 2 साल उसको कितना का, 2 साल उसको कितना ब्याज मिला होगा? 4% ब्याज बढ़ गया। इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि हर साल 4% बढ़ जाता है, ठीक है ना, हर साल 4% बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज फंड इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर। अगले साल इन्हें इसको कितना मिला होगा? 12% का ब्याज मिला होगा। बहुत बढ़िया। इसने कहा नहीं मैं और रखूँगा, 5 साल तक रखूँगा, मैं 5 साल की बात कर रहा है। फिर तीसरे साल क्या होगा? इसमें 4 रुपये, फिर 4% बढ़ गया होगा हमारा, यानी तीसरे साल उसको ब्याज मिला होगा 16%। फिर चौथे साल उसको कितना ब्याज मिला होगा? 20%। फिर 5 साल उसको ब्याज कितना मिलेगा? 24%। कितना फायदा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ में तो बैंक इंसान का खून चूसता है, वो देता कभी नहीं है आपसे। वो ब्याज के रूप में जब उसको लेना होगा ना तो आपसे बहुत लेगा, जब जब देने की बारी आएगी तो बहुत ज़्यादा सा देगा। ये तो सब जानते हैं बैंक की खासियत, बैंक की पॉलिसी यही होती है। यानी उसको ओवरऑल कितना परसेंट उसको ब्याज मिला, अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए कितना मिला होगा। तो उसको मिला होगा आपको 24 और 20 44, 44 और 10, 44 10 56, 56 12 18, 72 और 8 80, यानी इसको ओवरऑल 80% का उसको ब्याज मिल गया। अब देखिए 10,000 रुपये था, 10,000 का 80% कितना होगा? 8,000 रुपये होगा। सिंपल सा आंसर इसका, ये तो देखते देखते हो गया आंखों में, यानी 8,000 रुपये इसका आंसर हो गया। 5 साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा? पहले साल 8% मिला, दूसरे साल 12% मिला, तीसरे साल 16% मिला, चौथे साल उसको 20% मिला और पाँचवें साल उसको 24% मिला। तो टोटल ब्याज जोड़ के कितना बना आपका? 80%।
80% 10,000 का 80% कितना होता है? 8,000 रुपये। ये समझ लीजिए दुगना ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,90,000 है तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चल रही है एग्जाम्स के अंदर। कस्बी जनसंख्या इतनी बढ़ी, इतनी घटी, या 3 साल का डाटा आपसे पूछ लेगा, या 4 साल डाटा आपसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में। हम मान लेते हैं उसकी जनसंख्या ए थी, ये एक्स थी, जो भी थी, तो पहले साल इंक्रीज हुआ है 10%, यानी 110% हो गई होगी। दूसरे साल 10% गिर गई, यानी 90% हो गई होगी। टोटल कितने जनसंख्या हुए थे? 9,90,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी तो वही मैंने किया जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डाटा मेरे को दिया हुआ है। अब देखिए, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए 11 निम्मा 99 और 99 का 99, यानी यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, 10,000, और इसे हम गुणा कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो 2 2 4 2, यानी टोटल जो आएगा वो आएगा 6 जीरो, 2 3 4 5 6, इकाई, ताई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी पहले जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख जनसंख्या थी। 10 लाख ऑप्शन हमको दिया हुआ है कहीं पे, देखो ऑप्शन नंबर 4 में को दिया हुआ भी है। तो क्या हमने सवाल में करा, फिर से समझ लेते हैं दोबारा फटाफट। हम मान लेते हैं शहरी जनसंख्या ए थी, तो पहले साल 10% बढ़ा तो हमने 10% बढ़ा के लिख दिया। दूसरे साल 10% घट गया, हमने घटा के लिख दिया। और जो उसका रिजल्ट आया वो आया 9,90,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हमसे कहा। अब देखिए 2 जीरो से ये तो कट गए, 11 निम्बा 99 होता है और 99 का 99, यानी ये पूरा कट गया आपका, ये भी कट गया। बचा आपका 10,000। 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बदलकर 8:11 हो जाता है। दो संख्याएं क्या हैं? देखो, उसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, और अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो उसको आप बाई ऑप्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन हो जाते हैं। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं पहले, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है अभी जो एग्जाम में आया था, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ आप करेंगे कैसे। अगर आप बाई ऑप्शन आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, शुरुआत आप कैसे करेंगे। देखिए, पहले रेशो था 2 और 3, और उसका रेशो क्या हो गया? 8:11। ये तो दिया हुआ डाटा मेरे को, लेकिन देखो इनका डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है हमारे पास। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस होता है उसको हम पहले बराबर करेंगे। तो जो इसका डिफरेंस उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसका डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 3 9, ये रेशो रहेगा ही। और ये 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो डिफरेंस हमारा बराबर हो गया। देखो 6 से 2, 6 2 8, 9 2 11, यानी 2 2 का डिफरेंस हमारा आ गया। 2 रेशो बढ़ा। अब 2 रेशो बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। क्यों? जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम 8 जोड़ते हैं तब ये रेशो आता है ना मेरे पास। तो यानी ये जो 8 संख्या आया, ये साथ में 2 रेशो लेके आया अपने। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी है? 8। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू आपकी 4 है। तो हमसे पूछा क्या है कि वो दो संख्या है कौन सी। देखो दो संख्या कौन सी है? पहली संख्या हो जाएगी 6 चौके 24, और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 चौके 36। 24 और 36 का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आप कहेंगे फिर से समझाइए, हमको समझ भी नहीं आया। देखो शुरू समझाता हूँ। जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले तो आप पहले रेशो लिख लो जो सवाल दिया हुआ है, और सवाल को ध्यान से पढ़ लो। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि 2:3 था, लेकिन अगर जब हमने प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया तो रेशो हमारा 8:11 हो गया। हमने 8 ऐड करा, यानी रेशो चेंज हो गया। हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस पहले चेक करेंगे। देखो यहाँ का डिफरेंस बराबर नहीं है, हमको ऐसे ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे कितने डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ जो कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। हम क्या डिफरेंस बराबर करें? डिफरेंस कैसे बराबर किया जाता है? जो ऊपरी संख्या का अंतर होगा उससे तुम नीचे गुणा कर दो, और जो नीचे संख्या का अंतर होगा उससे तुम ऊपर गुणा कर दो। बस ये तुमको करना है। अब देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, और नीचे तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क हमको नहीं पड़े। अब देखो रेशो बराबर हो गया। यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 2 बढ़ा, 2 रेशो बढ़ा, वो किस वजह से बढ़ा? क्योंकि हमने 8 ऐड किया था। तो ये 2 रेशो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। डैट मीन्स एक रेशो की वैल्यू आ गई 4। तो हम संख्या हमसे पूछी थी, संख्या में निकाल ली। 6 चौके 24, 9 चौके 36,
आप कहते हैं नीचे से हम गुणा करते हैं, गुणा नहीं कर सकते थे कि नीचे और गुणा करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 8 घटाना पड़ता है। अब देखो 8 चुके 32, लेकिन 8 है इसमें, डेट मीन्स में 8 हम घटाएंगे कितना आएगा, 24 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही, आप चाहे नीचे गुणा करो, नीचे करोगे क्योंकि नीचे जो वाली संख्या जो है वो 8 जोड़ने के बाद बननी है, तो आपको 8 घटाना पड़ेगा, तब आपको वो संख्या मिलेगी। अब आप बाई ऑप्शन कैसे करते हैं सवाल को? अब देखो, पहले वो आप ऑप्शन ढूंढते हैं कि आपकी जो ऊपर समीकरण है 2:3 वो सेटअप है कि नहीं है, यानी वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36 बिल्कुल फॉलो कर रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 6 दूनी 12, 6 18, नहीं 2:3 तो दोनों तीनों ऑप्शन में आ रहा है, यानी इससे तो अब हम क्या करें, लेकिन हम अगली कंडीशन हम देखते हैं। अगली कंडीशन ने क्या कहा, जब 8 जोड़ा हमने तो 8:11 आ गया है, यानी वो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हम 8 जोड़ने पर 8 और 11 का रेशो आएगा। हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहली संख्या थी 24, दूसरी संख्या 36, अपन इस पर 8 ऐड कर देंगे दोनों संख्या में, तो कितना हो जाएगा, 24 8 32 और 36 8 44। अब इसको काटो, किससे काटोगे, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 कम 4, 4 कम 8:11 आ गया, यानी हमारा पहला ऑप्शन से ही हमारा देखो 8:11 आ गया। तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला ऑप्शन ही इस आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप ऐसे कर लेते। अब बाई ऑप्शन करते तो जल्दी हो जाता फटाफट, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है ना? तो आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में कैसे करना चाहते हैं। आप चाहे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, अगर दिमाग में ना आए बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, तो आप फिर बेसिक मेथड से तो करना ही करना है फिर आपको। एक मैट्रिक्स का और भी है जो बहुत लेंथी होता है, बच्चे उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या है, 2x+8 करेंगे, नीचे 3x+8 करेंगे, बराबर 8/11 कर देंगे, फिर इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर वो डालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों में से 25% वोट तकनीकी समस्या के कारण अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये इलेक्शन वाला कमीशन बहुत ज़्यादा पूछाता है क्वेश्चन के अंदर। विजेता को 7500 वोट मिलते हैं जो कुल वैध का कितने गुना है, 2/3 गुना है। विजेता और अमान्य मतों के मतों में कितना अंतर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन करेंगे देखिए। 25% वोट तो पहले ही आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो चुके हैं, यानी कि 100 वोट पड़े तो उसमें 25 वोट तो पहले ही इनवैलिड हो गए, उनकी तो काउंट ही नहीं है। यानी टोटल वोट हमको कंसिडर करने हैं 75%। लेकिन क्या कह रहा है, विजेता को 75 वोट मिलते हैं जो कि कुल वैध मतों का 2/3 होता है। यानी वैध मत तो यही है 75%, वैलिड वोट तो यही बचे ना हमारे 75%, इसका 2/3 कितना होगा, कितना होगा, हो जाएगा 25 दूना 50, यानी 50%, 50% वोट, ठीक है ना, विजेता को मिले। डेट मीन्स, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व देखो हो गया, 50% जो वोट जीता है, एक्चुअली क्वेश्चन अकॉर्डिंग तो 7500 है वो। अभी कह रहा है कि अमान्य वोटों में और जो हारा है। अब देखो टोटल 75% वोट थे, 50% तो जीतने वाले ले गया, यानी हारने वाले कितने परसेंट मिले होंगे, 25% मिले होंगे, तभी तो ये 75% होगा जोड़ के हमारा। यानी जीतने वाले को अगर 50% वोट ले गया तो हारने वाले 25% वोट मिले होंगे। हमको 25% की वैल्यू निकालनी है हमको। अब देखिए कैसे निकलेगा, 75/50 और 25% की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे करेंगे, 25 दूना 50, उसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3750। इसका मतलब 3750 वोट का डिफरेंस था जीतने वाले में और हारने वाले में, यानी आधे वोट का डिफरेंस था। ठीक है ना, आधे वोट का डिफरेंस था। कैसे करा, दोबारा फटाफट बताया तो आपको। देखो 25% वोट इनवैलिड थे, डेट मीन 75% वोट वैलिड थे। इसी का 2/3 जीतने वाले को मिले हैं, यानी इसकी वैल्यू आती है हमारी 50%। 50% की वैल्यू 7500 हमको दी हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि ये जीता है। अगर 50% वाला जीता है तो बच्चे कितने वोट, 75 तो टोटल वैलिड है, जैसे 50% तो जीत गया, 25%। इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी, यानी इसका आधा ही था, तो ऐसी बात है 7500 का आधा हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक स्टेप आपका बच सकता था। देखिए कैसे बचाते हैं आप, अगर जीतने वाले 50% मिले हैं, हारने वाले 25% मिले हैं, डेट मीन्स इसका आधे से तो हारा है वो, इसके आधे से ही हारा है, यानी इसका आधा आप कर देंगे तब भी आपका आंसर 3750 ही आएगा। आपका एक स्टेप बच जाता है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं आप एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रोहन और सोहन एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सोहन से शुरू करते तो वैकल्पिक दिनों काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों होगा। बस यहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट है, वैकल्पिक अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछाते हैं, बच्चे से थोड़े पजल हो जाते हैं और उस क्वेश्चन गलत कर जाते हैं।
इसमें ये ध्यान रखना होता है कि शुरुआत करी किससे गई है, बस अगर आपने इस क्वेश्चन ये ध्यान रखा ना कि किससे शुरुआत हुई है, किस पे खत्म हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति रोहन है, एक व्यक्ति सोहन है। ठीक है, रोहन 10 दिन में करता है काम, ये 12 दिन में करता है। हम टोटल काम 60 मान लेते हैं, इनका एलसीएम। तो इसके वजह से कितनी आएगी? 6। इसकी वजह से कितनी आएगी? 5। अब देखिए, काम किससे शुरुआत हो रही है? सोहन से शुरुआत हो रही है काम की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कि शुरुआत किससे करी है। देखो, सोहन से शुरू करा है इन्होंने। हम पहले सोहन को पकड़ेंगे। तो सोहन पहले दिन आएगा, 5 काम कर जाएगा, इसकी 5 की एफिशिएंसी है। दूसरे दिन जैसी बात है, रोहन आएगा। रोहन जब दूसरे दिन आएगा तो 6 काम कर जाएगा। ओवरऑल कितने दिन हो गए? एक दिन इसके हो गए, एक दिन इसके हो गए। ये 2 दिन में हमारा टोटल कितना काम हो गया? 11 काम हो गया है। हमको काम कितना करना है? 60। तो इससे हम करीब पहुंचते हैं। तो इस करीब हम कैसे पहुंच सकते हैं? 5 गुना करके। तो इसका ही 5 गुना करना पड़ेगा, यानी 10 दिन में हमारा 55 काम हो जाएगा। लेकिन काम तो बच रहा है अभी भी हमारे पास, बच रहा है ना। अभी देखो 5 काम बच रहा है, 55 काम हुआ है, लेकिन 60 में से 55 हो गया तो 5 काम बचा है। अब होगा क्या? अगले दिन कौन आएगा? फिर सोहन आएगा, और वो 5 की एफिशिएंसी है, तो 5 की एफिशिएंसी से पूरा काम कर जाएगा। यानी 10 दिन तो यहाँ थे, और आखिरी में सोहन एक दिन और आया, यानी टोटल 11 दिन लगे। 11 दिन में ये 60 काम हो गया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। समझे? शुरुआत हमने किससे की थी? सोहन से करी थी। सोहन आया, पहले दिन 5 काम करके गया। दूसरे दिन रोहन है, क्यों? अल्टरनेट डेज पे काम कर। अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन सोहन आएगा और एक दिन रोहन आएगा। तो सोहन की एफिशिएंसी 5 की थी, रोहन की 6 की थी, यानी 2 दिन में 11 काम हो रहा था। हम 60 के करीब पहुंचे। 60 के करीब हम कैसे पहुंचे? 11 पंजे 55 होता है, 11 छक्का 66, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, तो इधर भी हमने 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 दिन में 55 काम हो गया। लेकिन 5 काम बचा, तो अगली बार कौन आया? सोहन आया, उसकी एफिशिएंसी 5 ही थी, उसने एक दिन में वो काम निपटा दिया, यानी एक दिन और लगा। तो 10 दिन इधर लगे, एक दिन वो लगा, टोटल 11 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है, उस संख्याओं के समूह का चयन करें जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान हैं। 2, 5, 26। अब इसके जैसा आपको ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ये तरह आंसर है। तो पहला क्वेश्चन लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि 2 से 5 कैसे हुआ, 5 से 26 कैसे हुआ। तो एक तो टेक मेरे को इसमें दिख रहा है कि अगर 2 का मैं स्क्वायर कर दूँ और प्लस 1 कर दूँ तभी 5 आ सकता है मेरा। यही कंडीशन है, खाली 5 आएगा। कि 2 का दुगना करेंगे 4 और 1 जोड़ेंगे 5, और अगर 5 का मैं स्क्वायर करूँ और 1 करूँ तो 26 आ जाएगा, अगर ये लॉजिक है तो। अब मैं इस लॉजिक का आंसर ढूंढता हूँ। अब देखिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। देखिए 4 17 लग रहा है मेरे को। देखो 4 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा और इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 17। तो पहला तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब 17 का स्क्वायर करूँगा और अगर 1 ऐड करता तो कितना? 17 का स्क्वायर होता है 289। ये तो याद होना चाहिए आपको। और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 290, यानी यही आंसर हमारा सही है। अब देखो 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं थर्ड में, देखो पहला तो फॉलो करेंगे, तो तीसरा देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 तो आ जाएगा। लेकिन 10 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे तो नहीं आएगा। देखो यहाँ 91 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 101। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन है हमारा एकमात्र सेकंड। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को ये लिखा जाता है, तो कोडिंग वाला सवाल है। कोडिंग सवाल का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। नर्स को लिखा है इसने QXUVH, तो कितना पड़ रहा है? FGH प्लस 3, STU प्लस 3, RSTU प्लस 3 प्लस 3, MNOPQ प्लस 3, यानी प्लस 3 की सीरीज है हमारे पास। सिंपल सा हमको दिख गया, अब कुछ नहीं करना है। टावल का पूछा है। अब देखो एल में प्लस 3 करे कितना आएगा? JKLMNO ओ, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ओ आना चाहिए। देखो लास्ट वाला ऑप्शन एक ही है ओ, तीसरा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूरा करके दिखाऊँ। पेपर में आपको रीजनिंग सवाल जब भी ऐसे कोई सवाल करे तो ऑप्शन जरूर देखिएगा। कितने बार पहली ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाता है। अब देखिए लास्ट में ओ आएगा, लास्ट में ओ वाला ऑप्शन एक ही है, यानी आंसर यही होगा। जाहिर सी बात है, हम आगे सॉल्व हम क्यों करें? हम अपना टाइम बचाएंगे, हम और क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर ई में मैं 3 जोड़ूँ कितना आएगा? FGH XYZ PQR UVW WRZHO, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए ये है मिरर इमेज, सॉरी ये है मिरर इमेज। सितंबर को इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? तो आपको मैंने हमेशा बताया मिरर हमेशा इमेज हमेशा क्या बनती है? उल्टी बनती है। अब देखो पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से आप देखो, और कहीं आपको डिफरेंस नजर आए पर ध्यान से चित्र को देखो, तो कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है तुरंत आपको पता लग जाएगा। देखो
कैसे? यहाँ देखो एम, यहाँ देखो एम, यहाँ देखो एम, यहाँ देखो एम। अब देखो जब ये एम उल्टा बनेगा तो एम तो तब भी एम ही रहेगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज भी सेम ही होता है। यहाँ देखो, यहाँ तो नीचा हो गया, यानी बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखो एस ई पी सही है, टी भी सही है, ई भी सही है, एम भी सही है, लेकिन देखो बी, जब बी बनेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन देखो यहाँ पे सीधा ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा सही बना हुआ है ई आर। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लैमिनेट को, ये 10वां क्वेश्चन छोड़िए यार हमारा, ये तो हमारा 36वां क्वेश्चन है ये 36वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। यदि लैमिनेट को 12 11 39 14 12 05 के रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में सिस्टमेटिक को किस तरह लिखा जाएगा। अब देखो कितना बड़ा कोडिंग कर दिया, बच्चे देख के घबरा जाएंगे इसमें करा क्या है, कुछ नहीं करा है। देखो इसकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, ए की कितनी होती है 1, एम की कितनी होती है 13, आई की कितनी होती है जी एच आई 9, एन होता है हमारा 14, ए हमारा कितने में होता है 1 पे, टी हमारा होता है 20 पे, और ई हमारा होता है 5 पे। बस ये लिख दिया है मिला के, यानी जो उनकी प्लेस वैल्यू है, ए हमारा 1 पे होता है, बी हमारा 2 पे होता है, सी हमारा 3 पे, तो उसका आगे वही नंबर लिख दिया गया है कि किस नंबर पे वो है। ये सवाल ही रिसेंट एग्जाम पूछा गया इस टाइप का सवाल। तो आपको क्या करना, सिस्टमेटिक, एस हमारा कितने पे होता है 19 पे, वाई हमारा होता है 25 पे। अब देखो 19 25 वाले ए और बी ऑप्शन है, सी डी तो नहीं होंगे। देखो यहीं से दो ऑप्शन हो कट गए। अब देखो एस फिर से, तो फिर 19 आएगा। टी हमारा 20 पे होता है, देखो 19 25 19 20, यानी अभी तो सीरीज सही चल रही है हमारी। ई होता है हमारा 5 पे, 5 भी मिल रहा है। एम होता है हमारा 13 पे। अब देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। अब लेकिन और भी करके दिखा देता हूँ, आई हमारा होता है 9 पे और सी होता है हमारा 3 पे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सीरीज का है। अब देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है भाई, 383 381 377 379 300, यानी घट रहा है। अब देखें यहाँ कितने डिफरेंस आ रहा है -2 का, यहाँ कितने डिफरेंस आ रहा है -4 का, यहाँ कितने डिफरेंस आ रहा है तो 7 और 2 उधर, 7 2 दूनी 4 और इधर 8, इधर 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इधर कितना डिफरेंस आ रहा है 9 में 3 का 6 और 36 का 16 -16, यानी देखो आपको देख के पता लग रहा होगा इनके बीच में 2 का डिफरेंस था, फिर 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, अगला डिफरेंस -32 का होना चाहिए। 353 में से अगर मैं 32 घटा दूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। 3 में 2 गया 1, एक सभी का यूनिट डिजिट है, इसका नहीं है तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। 5 में 3 जाएगा 2 और 3 का 3 ही आएगा, यानी 321 हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सीरीज का है कि सीरीज क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जैसे सीरीज क्वेश्चन में ज़्यादा कवर अप किया है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज है 7 15 32 67, क्वेश्चन मार्क दे दिया और आगे दे दिया 281। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, 7 दूनी 14 और +1, तो ये हो गया हमारा 15, ठीक आ रहा है। फिर 15 दूना 30 और 2 32 हो गया, 32 दूना 64 और 3 हो गया, +3 हो गया, यानी 3 क्या +2 हुआ। देखो पहले दुगना करा, फिर +1 करा, फिर दुगना करा, +2 करा, फिर दुगना करा, +3 करा, यानी अगला बार दुगना करूँगा तो +4 ऐड करूँगा। 67 का दुगना कर दीजिए, अब इसका दुगना कर दीजिए, चलो दुगना कर लो, कितना को 2 से 14, 2 छिंगे 12 और 13, 4 ऐड हम और करेंगे तो हो गया 138, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये लॉजिक है कि नहीं है, कि उसमें और लॉजिक लग सकता है, इसको हम कंफर्म करेंगे। 138 का मैं दुगना करूँगा, फिर 5 ऐड करूँगा, 2 टे 16, 2 टे 6 और 7, 2 एकम 2 और 5 ऐड कर दो कितना आएगा 281 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 138 सही है। अगला क्वेश्चन है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, नो एंट्री, रोड ब्लॉक, वन वे या ओवरटेकिंग। तो आपको देख से पता लग रहा होगा क्या है, आगे जाना ही नहीं है, नो एंट्री का सही नहीं है, नहीं जाना है भैया, नो एंट्री है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज नए क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोग लेके आया हूँ और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को ऐसे बूस्टअप करते रहिएगा, मॉडल पेपर के आधार पर आप और क्वेश्चन बनाइएगा खुद से भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।